कथक में एक शिखर व्यक्तित्व हैं पंडित नारायण प्रसाद जी। उनकी दीर्घ परंपरा का स्मरण किए बिना कथक का स्वर्णिम इतिहास अधूरा है। वे कथक की शान रहे हैं। बंदिशों, कवित्वों का संवर्धन और प्रस्तुति में वे जोड़ नारायण प्रसाद जी। उनकी रचनाओं को आज भी जयपुर घराने के कथक के कलाकार प्रस्तुति करने में गौरवान्वित महसूस करते हैं। उनके कथक के नृत्य के अवदान के लिए उन 250 जयपुर के व्यक्तित्व में उनका नाम रेखांकित है। उन्हीं की समृद्ध परंपरा के सुयोग्य और काबिल पुत्र और शिष्य हैं पंडित चरण गिरधर चांद जी, जो आज हमारे साथ उपस्थित हैं। गिरधर चांद जी, आपका स्वागत है। नमस्कार चित्रा जी और सभी दर्शकों का अभिनंदन और सबको नमस्कार। पंडित चरण गिरधर चांद जी ने अपनी कथक परंपरा को विदेश में एक पहचान दी। आजीवन वे कथक के प्रचार प्रसार में सेवारत हैं और आज भी वे 72 वर्ष की उम्र में पूरी ऊर्जा और समर्पण के साथ सिंगापुर में कथक के साथ हैं, एक समृद्ध और अपने द्वारा सृजित विदेशी और देशी शिष्यों के साथ में। अत्यंत मृदुभाषी और विनम्र पंडित चरण गिरधर चांद जी के नृत्य में अपनी परंपरा बखूबी झलकती है और साथ में उनकी नृत्य की विशेषता है उनके अद्भुत चक्कर, जिसमें उनका पूरा समर्पण और रियाज एक सामने नजर आता है। आज वो आपके लिए विशेष तौर पर उपस्थित है। सुनते हैं उनके जीवन की दुर्लभ कहानी उन्हीं की जुबानी। गुरुजी, आज सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप नारायण प्रसाद जी के पुत्र भी हैं और शिष्य भी, और आपके साथ और अन्य शिष्य भी गुरुजी से सीखते होंगे, तो उनकी शिक्षण पद्धति क्या रही और पुत्र होने के नाते क्या कभी आपको ये महसूस हुआ कि अन्य शिष्यों की तुलना में आप ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं? आपने प्रश्न किया कि मेरे पिताजी शिष्यों को कैसे सिखाते थे, पुत्र में ज़्यादा प्रेम झलकता था या औरों में। मेरे पिताजी ने कभी शिष्यों में और पुत्र में, बच्चों में कोई फर्क कभी नहीं समझा और सभी शिष्याओं को उन्होंने अपने बच्चों की तरह ही शिक्षा दी और सिखाया। यहाँ तक कि कई लोग दूर शहरों से भी आके दिल्ली में मेरे पिताजी के पास सीखते थे। पहले हम दिल्ली में जवाहर नगर में रहते थे, तो वहाँ छोटी जगह थी। फिर पिताजी ने थोड़े समय के बाद एक कमला नगर में बड़ा 3 कमरों का एक पूरा और पीछे काफ़ी स्पेस दैलान जैसा था, वो किराए पे लिया और राजस्थान नृत्य कला केंद्र के नाम से उन्होंने एक इंस्टीट्यूशन बनाया। और उसमें बाहर से जो आकर लोग सीखते थे, उनमें बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो कि आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर थे। तो मेरे पिताजी उनको हमेशा अपनी तरफ से सहयोग देते थे, अपने बच्चों की तरह रखते थे। उन्होंने एक बड़ा सारा डोमेंट्री टाइप एक जगह किराए पर ले रखी थी पास में ही, जहाँ वो बाहर से आए हुए सब लोग रहते थे। उनके खाने पीने का इंतजाम भी होता था और वो मेरे घर में भी आकर मेरी माँ के साथ मदद करते थे घर में सारा दिन और रियाज करते थे, सीखते थे। तो उन्होंने कभी भी अपने शिष्य और पुत्रों में फर्क नहीं किया। लेकिन इतना ज़रूर है कि मेरी जो शिक्षा हुई वो
जैसे अभिमन्यु की शिक्षा हुई थी एकदम उस प्रकार से मेरी शिक्षा हुई। मैं पता नहीं 1 साल का होऊंगा या 1.25 साल का होऊंगा तब से उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के कुछ सिखाना शुरू किया होगा या कैसे किया होगा। और जब 3-4 साल के थे तो मेरे को अच्छी तरीके से याद है कि मेरा छोटा भाई 2 साल छोटे थे, तेज प्रकाश तुलसी भैया, और मेरे पिताजी हमेशा सुबह 4 बजे उठा करते थे सुबह, और 4 बजे उठ के जब सर्दियां होती थी तो वो एक रजाई ओढ़ते थे, और उसमें एक साइड में मैं घुस जाता था, एक साइड में तुलसी भैया चले जाते थे, और मेरे पिताजी सुबह सुबह भजन किया करते थे श्री राम का। राम नाम राम नाम राम नाम राम, राम नाम राम नाम राम नाम राम। तो यहीं से हमारे में संस्कार भरने शुरू हो गए थे। और मुझे तो ये भी नहीं याद है कि मैंने पहले तत्कार मेरे पिताजी ने सिखाई या पहले चलना सिखाया, क्योंकि पता नहीं उन्हें कैसे आभास था या क्या था कि उनको हमारे जीवन में बहुत वर्ष नहीं रहना था, तो उन्होंने बचपन से ही इतना ज्ञान बांटना शुरू किया। और एक और मैं बात बताऊं, उन्होंने हर शिष्य को अलग अलग सबक दिया। पता नहीं उनके पास कितना खजाना था कि हर शिष्य को अलग अलग सबक दिया और अलग अलग उनकी पहचान बनाई। उन्होंने 700 शिष्यों को सिखाया था ऑल ओवर इंडिया में। बाहर भी गए हैं, रायगढ़ दरबार में भी गए हैं, वहां भी सिखाया, कार्तिक कल्याण जी को, फिर तो महाराज को, और कुंदन भाई साहब भी। और कुंदन लाल जी भाई साहब तो हमारे घर में बचपन में ही मेरे बुआ के बेटे थे, उनको वो ले आए थे घर में और उनको पुत्रवत पाला था और सिखाया था। वो हमारे घर में एक बड़े भाई की तरह रहते थे। तो सबको उन्होंने अलग अलग सबक सिखाया ताकि सबकी अलग अलग पहचान बने और उनकी अलग खुशबू नजर आए। तो इस प्रकार से उन्होंने सिखाया था। और मेरे को तो उन्होंने फिर बचपन से ही ऐसा सबक सिखाया कि मैं आपको क्या बताऊं। इतनी बड़ी बड़ी पढ़ने कवित वगैरह मेरे को छोटी उम्र से ही सिखाना शुरू कर दिया था। और मेरा पूरे हिंदुस्तान में चक्कर के अंदर नंबर 1 पे नाम आता है, नंबर 1 पे। गोपी कृष्ण जी बहुत तगड़ा चक्कर करते थे, वो भी सीधे उल्टे चक्कर करते थे, मैं भी सीधे उल्टे चक्कर करता था। और फिर मेरे को एक पांव पे 5-6 चक्कर करने का अभ्यास कराया था उन्होंने। हमारे दिल्ली में घर के पास ही एक पार्क था जिसमें उबड़ खाबड़ जगह थी। वहां पर वो मेरे को जब कभी शाम को फ्री होते थे तो मेरे को ले जाके उस उबड़ खाबड़ जगह में कहते थे कि यहाँ पे चक्कर कर। पहले 3 पांव के चक्कर, फिर 5 पांव के तिटकतगदिगनधाय, फिर किट थे, एक पांव के पंजे ऊपर जो घूमने का चक्कर है वो सिखा। फिर जब मैंने अच्छा करना शुरू कर दिया, मैं भी बच्चा था और मेरे को वो बस खेल ऐसा अच्छा लगता था कि मैं बहुत उत्साह से करता था। तो उस प्रकार से मेरा जब सीधा चक्कर बहुत अच्छा होने लगा तो फिर उन्होंने कहा कि अब इसको उल्टा चक्कर कर, जैसे इधर से घूमा वैसे ही इधर से घूम। फिर मैंने उसकी भी तैयारी करी। फिर मेरे को कहा कि अब एक पांव पे 2 चक्कर कर, एक साथ पांव जमीन पे नहीं रखना, 2 चक्कर के बाद पांव जमीन पे रखना। इस प्रकार से मेरी साधना कराई। और फिर ये साधना यहां तक पहुंच गई थी कि मैं 5-6 चक्कर एक साथ करके सम पर आता था। ये भी नहीं कि आउट ऑफ लय जाएंगे, लय के अंदर ही वो उतने ही उसी दायरे के अंदर वो चक्कर सम पर आना चाहिए। और ये मैंने किया है और मैं आपको कोई ना कोई मेरा वीडियो का क्लिप भी दूंगा जिसमें आपको ये देखने को मिलेगा। और जहां तक सिखाने का ताल्लुक है, वो दिल्ली में गांधर्व महाविद्यालय सिखाने जाते थे। तो मेरे को उन्होंने एक 3 पहिए की साइकिल जो छोटे बच्चे चलाते हैं वो ले दी, और वो ज्यादा से ज्यादा समय मेरे को अपने साथ रखते थे। वो 3 पहिए की साइकिल से, और वो खुद साइकिल से गांधर्व महाविद्यालय और कई जगह सिखाने जाते थे। वो 5 जगह सिखाया करते थे उस समय। तो मेरी साइकिल को रस्सी से बांध लेते थे और वो जब चलाते थे तो मेरे को तो खाली हैंडल इधर उधर करना है, वो शक्ति तो साइकिल चलाने की उनके ऊपर ही होती थी। लेकिन ये कहने का सिर्फ तात्पर्य ये है कि उन्होंने मेरे को वो माहौल ऐसे दिखाया कि सारा दिन उसी कला जगत को देख रहा हूँ, अच्छे अच्छे शिष्यों को सिखा रहे हैं, तैयारी करा रहे हैं, नृत्य नाटिकाएं भी कराई मेरे सामने उन्होंने। तो ये सब सीखा और इस प्रकार से मेरी तालीम हुई है। और हमारी तालीम के अंदर ये होता था कि 4 बजे पापा जी उठते थे,
5 बजे तक उनका चाय वगैरह ये भी हो जाता था। फिर उसके बाद फिर हमारी सुबह सुबह अभ्यास शुरू हो जाता था डांस का, जो उसमें हमारी शिक्षा के अंदर कभी भी समय को निर्धारित नहीं किया गया था कि 1 घंटे करना है कि 1.5 घंटे करना है। कभी आधे घंटे तक तत्कार ही कर रहे हैं, 1 घंटे तक तत्कार ही कर रहे हैं, किसी दिन अगर तत्कार के ही बल खुल गए तो, और कभी परन सिखाना शुरू किया तो परन। और हमारे टाइम में ये भी होता था कि 3-3 महीने तक हमें नई चीज नहीं सिखाई जाती थी, लेकिन जो चीज सिखाई है उसको आप 100 बार करो, 50 बार करो, रोजाना करो, और फिर कभी जब उनका मूड होता था तो फिर नई चीज सिखाते थे। तो इस तरीके से हमारी कला में आगे परवान चढ़ा और हम लोग आगे बढ़े। और फिर साल में एक बार हमारे यहाँ एक दस्तूर था कि चिल्ला खींचना है। ये खास तौर पे सर्दियों में चिल्ला खींचा जाता था, जिसके अंदर 40 दिन का चिल्ला होता है। उसमें आपको 3-4 घंटे सुबह प्रैक्टिस करनी है, 3-4 घंटे शाम को प्रैक्टिस करनी है कम से कम। और ये जो 40 दिन है उसमें एक दिन भी उसमें नागा नहीं होनी चाहिए, मतलब उसमें एब्सेंट नहीं होना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए चिल्ला। तो वो जब चिल्ला आप खींच लेते हैं तो आपके अंदर एक सिद्धि प्राप्त हो जाती है आपको कुछ। तो इस प्रकार के चिल्ले हमें हर साल करने पड़ते थे। और बचपन से ही मेरे पिताजी ने मेरे को जगह जगह नृत्य कराना शुरू किया। और बड़ौदा में 1957 के अंदर एक अखिल भारतीय कॉन्फ्रेंस के अंदर एक प्रोग्राम हुआ था। वहां जो मेरा नृत्य का प्रदर्शन था उसको मेरे बायोडाटा में भी जिक्र आता है, और वो हिस्ट्री में भी लिखा गया था कि उस उम्र में वो 5-6 दिन की कॉन्फ्रेंस थी। और मेरा जब डांस करने का नंबर आया तो उस समय रात के 10 बजे होंगे, तो मैं तो सो रहा था कहीं पर ब्रेन रूम के अंदर ही, लुढ़कन नहीं खा गया। तो पिताजी ने आके थोड़ा सा मेरा पहले मुंह धुलाया, थोड़ा पानी वानी डाला, कुछ थोड़ी मेरे को चाय वाय पिलाई। और उस समय मेकअप बहुत हल्का होता था, बस पाउडर ऐसे लगा दिया हल्का हल्का, और एक तिलक लगा दिया, और कमर पे एक पट्टा बांध दिया, और कुर्ते पजामे में खास तौर पे उस समय डांस हुआ था। कुर्ता थोड़ा सा बेहतरीन होगा, ऐसा ही था। जब मैं खड़ा हुआ नृत्य करने तो सबसे पहले तो पब्लिक हंसी, इसलिए कि इतने बड़े बड़े कलाकारों के कार्यक्रम हो चुके हैं। उसके बाद उसमें मतलब यही नहीं था कि नृत्य के प्रदर्शन थे, गायन का, वादन का, नृत्य का, तीनों का वो सम्मेलन था। तो जब मैं खड़ा हुआ तो लोगों को इस बात पे हंसी आई कि अब इतने धुरंधर कलाकारों के बीच में क्या ये बच्चे को लाके खड़ा कर दिया। लेकिन मेरे पिताजी के अंदर एक अद्भुत गुण था कि वो तबला भी ऐसा बजाते थे, गाते भी ऐसा थे, जिस चीज पर उन्होंने हाथ रख दिया, पखावज पे हाथ रख दिया, तो वो भी वैसे बजाते थे। तो जब उन्होंने तबले पे उठान बजाई, आप यकीन मानिए कि तबले के उठान के अंदर ऐसा जबरदस्त आवाहन हुआ संगीत का कि उसके पहले क्या कार्यक्रम हुए थे वो सारे लोग भूल गए और सबकी आंखें खुल गई। और उसके बाद मेरा जो नृत्य करवाया था, अगले दिन सारे अखबारों में फ्रंट पेज पे आधा पेज मेरे ऊपर ही लिखा हुआ था। तो ये बुजुर्गों का आशीर्वाद था। तो इस प्रकार से मेरी शिक्षा हुई और इसी प्रकार से अन्य शिष्यों को उन्होंने सिखाया। आप लगभग 25 वर्षों से, जितना मुझे याद है और जितना मैंने सुना है, कि आप सिंगापुर में हैं और आप खुश भी बहुत हैं, आपके शिष्य भी आपसे बहुत खुश हैं। लेकिन सिंगापुर में, मतलब राजस्थान से सिंगापुर तक जाने की जो आपकी यात्रा है, उसका कोई विशेष कारण है? आपने पूछा राजस्थान से विदेश जाने के बारे में, लेकिन राजस्थान से विदेश जाने से पहले मैंने भारत में बहुत जगह काम किया। सबसे पहले मैंने एक ट्यूशन शुरू करी थी दिल्ली के अंदर, और उसके बाद मैं जोधपुर गया। जोधपुर संगीत कला केंद्र ने मुझे आमंत्रित किया और वो बहुत बड़े लोगों ने उस केंद्र को बनाया था। अकादमी भी इस उसके साथ अटैच थी, संगीत कला केंद्र। वहाँ मैं मुख्य नृत्य गुरु बन के गया और मेरे साथ संगति पे, तबले पे सोनलाल गंगानी जी, कुंदलाल जी के छोटे भाई थे, और पति खां नामी सारंगी प्लेयर सारंगी पे होते थे। तो वहाँ मैंने काफ़ी नृत्य सिखाया और काफ़ी यश कमाया। और वहाँ सिखाते सिखाते जब ये हिंदुस्तान पाकिस्तान का जब युद्ध हो गया तो उस समय हम वो जगह छोड़कर वापस दिल्ली आ गए थे। फिर मैं मुरादाबाद गया, वहाँ संगीत गंधर्व संगीत विद्यालय की स्थापना करी थी।
वो तो जिन्होंने स्थापना करी थी उन्होंने मेरे को मुख्य गुरु बन के छोटी उम्र में ही वहाँ पर स्थापित किया और वहाँ मैंने सिखाया 1.5 साल। वापस आके हमने भारतीय कला केंद्र में भी कुछ समय काम किया और बाद में मैंने अलवर में नौकरी करी। जब ये 71 की जब लड़ाई हुई तो फिर सोचा कि कुछ नौकरी करनी चाहिए और तब मैंने अलवर में नौकरी करी, जहां मैंने 9 साल तक लगातार शिक्षा प्रदान करी और उस दौरान हमने काफी कुछ नृत्य नाटिकाएं में भी भाग लिया। शबरी के राम वगैरह के अंदर मैंने एक रोल किया था जो कि लोगों को बहुत पसंद आया था, जटायु का रोल। और उसी दौरान जालंधर जाने का मौका मिला मेरे को। वहाँ पहले दिल्ली में उसका एक इंटरव्यू हुआ था, वहाँ राजेश्वरी कला केंद्र बना था, तो वो उसके जो मालिक थे सतपाल जी, वो चाहते थे कि मैं वहाँ जाकर सिखाऊं। तो उन्होंने दिल्ली में इंटरव्यू हुआ था जंतर मंतर के सामने, तो उन्होंने मेरे से कहा कि आप तनख्वाह की बिल्कुल चिंता नहीं करें, जो तनख्वाह आप चाहेंगे हम आपको देंगे, आप एक बार जाकर देख लो और अपने म्यूजिशियंस को भी साथ ले जाओ और वहाँ एक लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन भी करिए, ये जगह भी देख आइए, आपको पसंद आएगा, फिर आप वहाँ पर शुरू कर दीजिएगा। तो जब मैं वापस आया तो कला भारती वालों को मालूम पड़ा कि मैं जालंधर शायद चला जाऊंगा, तो उनके साथ क्योंकि बहुत भावनात्मक जुड़ाव भी था, बहुत अच्छे से हम लोग वहाँ सिखा रहे थे, सब कर रहे थे, लेकिन तनख्वाह क्योंकि हर एक जना उस उम्र में तनख्वाह भी सोच लेता है, ये भी सब वही छोटा सा ख्याल आया दिमाग में। तो उन्होंने मेरे से कहा कि आपके साथ हमारा इतना आत्मीय रिश्ता बन गया है, विद्यार्थी भी आपको इतना चाहते हैं, आप भी विद्यार्थियों को चाहते हैं बहुत अच्छे से, तो आपको तनख्वाह ज्यादा मिलेगी, इसलिए आप वहां चले जाएंगे। तो मेरे मुंह से निकला कि ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा, आप जो कह रहे हैं मैं ऐसा ही करूंगा। लेकिन मैं ऐसे ही एक बात पूछना चाहता हूं कि अगर कल को मेरे को अमेरिका जाने का कोई चांस मिला तो उस समय भी आप मेरे को ऐसे ही कहेंगे? तो उन्होंने खूब हंसते हुए और खुशी के साथ कहा, हम कभी नहीं आपको रोकेंगे अमेरिका का अगर आपको मिला। और आप यकीन नहीं करेंगी, मेरे पिताजी से मैंने नृत्य वगैरह सीखा, लेकिन मेरे ज्ञान गुरु मस्ता बाबा घनश्याम नाथ जी भरतरी में उनका स्थान है, वो बहुत बड़े संत हुए हैं। उन्होंने मेरे से कहा था, बेटा मैं तेरे को सीधा अमेरिका भेजूंगा, और उनका वचन क्या निकला कि मैं सीधा, मेरे को ICCR से मौका मिला और सीधा अमेरिका जाने का मौका मिला। तो मेरे को बहुत स्वागत करके उन्होंने मेरे को भेजा कला भारती के लोगों ने, और मैं गया सिर्फ 3 साल के साथ था, 3 साल के लिए था, पूरे परिवार के साथ हम गए थे हमें। और वहाँ मेरा काम इतना अच्छा लगा, वहाँ पर हाई कमिश्नर्स को, वहाँ के स्टूडेंट्स को, वहाँ के लोगों को, वहाँ के जनता जनार्दन को, कि मैं 5 साल तक वहां रहता रहा। वो मेरे को भेजना ही नहीं चाहते थे, लेकिन 5 साल के बाद प्रोटोकॉल अलाउड नहीं करता है कि आप उस कंट्री में रहें। तो उसके बाद फिर मैं वापस आया, वहां मैंने बहुत बड़े नृत्य नाटिकाएं वगैरह तैयार करी, म्यूजिक किया, सब कुछ, बहुत सुविधाएं मेरे को प्राप्त हुई। वापस आने के बाद मेरे को भारत सरकार ने खेल गांव में एशियन गेम्स विलेज जो बना था, उसमें एज ए एमिनेंट आर्टिस्ट एक मकान अलॉट किया, क्योंकि मेरे पास देश विदेश की हस्तियां आती थी, मिलती थी, रहती थी, लोग आते थे, मिलते थे। तो उन्होंने मेरे को एज ए एमिनेंट आर्टिस्ट वहां पर मकान उपलब्ध कराया, जो कि बहुत प्रेस्टिजियस मकान माने जाते थे। इसी दौरान फिर मेरे को मॉरिशस का बुलावा आया। ICCR ने कहा कि आप मॉरिशस जाइए, वहां पर इंदिरा गांधी सेंटर फॉर इंडियन कल्चर हम नया स्थापित कर रहे हैं। हालांकि वहां महात्मा गांधी सेंटर ऑलरेडी है, लेकिन ये एक हमको एक बहुत बड़ा नायाब सेंटर बनाना है, और आपका तजुर्बा काफी है, तो आप वहां जाकर सिखाइए। तो इस तरीके से मेरा मॉरिशस जाना हुआ। मॉरिशस जाने के बाद भी मैं वहां 3 साल के लिए गया परिवार के साथ, लेकिन वहां भी 4.5 साल में रहा। फिर मेरा मन भी हुआ कि मैं वापस भारत आऊं, तो 4.5 साल के बाद भारत वापस आया। और एज ए एमिनेंट आर्टिस्ट मेरे को मकान मिला हुआ ही था, मैं अपना यहाँ सिखाना भी शुरू कर दिया था सब कुछ। मेरे को कई बड़ी बड़ी संस्थाओं, जवाहर कला केंद्र की मेंबरशिप प्रदान करी गई, राजस्थान अकेडमी का सदस्य रहा, कथक केंद्र का सदस्य रहा, एग्जीक्यूटिव मेंबर हर जगह। फिर मेरे को कथक केंद्र से फोन आया, दिल्ली कथक केंद्र से, कि सिंगापुर के अंदर सिंगापुर इंडियन फाइन आर्ट सोसाइटी में जो नृत्य की शिक्षिका हैं वो किसी कारणवश जा रही हैं, शायद तो उनकी शादी होने वाली है, इसलिए तो आप वहां जाकर सिखाइए, आपको विदेशों में सिखाने का काफी अनुभव है। और
इस प्रकार से मेरा सिंगापुर आना हुआ। और सिंगापुर फाइन आर्ट सोसाइटी में मैंने बहुत बड़ा एक प्रोग्राम भी किया। 1 साल के अंदर विद्यार्थियों को तैयार करके हमने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में घुंघरू नाम से एक ऐसा प्रोग्राम पेश किया जिसने मतलब इतनी ख्याति अर्जित करी कि उसके बाद हमारे पास स्टूडेंटों को तांता लग गया वहां पर। लेकिन फाइन आर्ट सोसाइटी में एक ही प्रॉब्लम थी कि वो परिवार को लाना अलाउड नहीं करते थे। आप साल में एक बार अपनी फैमिली को बुला सकते हैं, वो भी 1 महीने से 1 दिन ऊपर नहीं, जो कि मेरे को पसंद नहीं था। इसलिए मैंने फिर वहां फाइन आर्ट्स को छोड़ दिया और फिर नृत्यालय एस्थेटिक सोसाइटी में मिस्टर मिसेस भास्कर जी, जो बहुत बड़े गुरु हुए, जिन्होंने सिंगापुर में बहुत कुछ काम किया है नृत्य के बारे में, भरतनाट्यम के बारे में, उन्होंने अपने संस्थान नृत्यालय एस्थेटिक सोसाइटी में मुझे आमंत्रित किया और उनके साथ मैंने करीब 15 साल तक काम किया। उसके बाद मेरे स्वास्थ्य की वजह से मैंने कुछ समय छोड़ दिया, फिर मेरा स्वास्थ्य अच्छा भी हो गया बहुत जल्दी, और फिर मैंने अपना खुद का इंस्टीट्यूट बनाया, ट्रेनिंग एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स सेंटर, जिसके थ्रू हमने हजारों शिष्य शिष्याएं तैयार किए और बड़ी बड़ी नृत्य नाटिकाएं प्रस्तुत करी कथानक के ऊपर आधारित। और ये समझिए कि सिंगापुर, मॉरिशस और गयाना, यहाँ मिलाकर मैंने 12 नृत्य नाटिकाएं प्रस्तुत करी हैं। और जब मैं गयाना में रहता था तो सुरीनाम में भी जाकर मैंने माता गौरी हिंदी सोसाइटी ने एक सभागार बनाया था, तो उसका उद्घाटन में भी मैंने जाके वहां प्रोग्राम तैयार कराया था। कुछ समय के लिए जाके ही वहां पूरा प्रोग्राम बना दिया था मैंने। फिर सिंगापुर में हमने इतना काम किया कि हमारे साथ नृत्य नाटिकाओं में विद्यार्थियों को इतना आनंद आने लगा कि बस और हमने त्रिनेत्रा किया, हमने आम्रपाली किया, हमने बहुत सारे नृत्य नाटिकाएं करी, ढोला बारू भी किया जो कि बहुत ही प्रसिद्ध हुआ, और शिवजी पे आधारित ओम नमः शिवाय भी किया हमने। तो इस प्रकार से यहाँ जो काम किया, तो उसके बाद मेरे को यहाँ 25 साल हो गए हैं। और आपने कहा कि भारत कभी आंख बंद करके आपको याद आता है, आंख बंद करके तो भारत हमारे दिल में रहता है, हम भारत के दिल में रहते हैं। लेकिन अब एक तो ये है कि जहाँ का लिखा होता है किस्मत में, वहां इंसान जाता है। दूसरा, मेरे को इतना स्नेह मिला मेरे विद्यार्थियों से यहाँ पर, और लोगों से इतना प्यार मिला, जनता जनार्दन ने हमारे काम को इतना सराहा कि अब मैं 25 साल से यहाँ पर हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत जाते नहीं, लगभग हर साल भारत जाते हैं, बल्कि हमारे यहाँ के कार्यक्रमों की तैयारी के लिए पूरा रिकॉर्डिंग भी हम इंडिया में ही करते हैं, म्यूजिक दिल्ली में करते हैं, बॉम्बे में करते हैं। और ढोला मारू के लिए तो हमने बाकायदा पूरा ड्रेस जयपुर में जाके बनाया, ऑर्नामेंट जयपुर से लिए, उन गवर्नमेंट से हमने स्लाइड्स ली राजस्थान की, ताकि हम बैकड्रॉप दिखा सकें। और इस प्रकार करके हमने काफी काम किया। और अब यहाँ के लोग नहीं चाहते कि मैं मतलब छोड़ के जाऊं, ऐसा नहीं। वो कहते हैं आप प्रोग्राम में जाओ, आप सिखाने जाओ, आप वर्कशॉप पे जाओ, लेकिन आप यहाँ रहो, यहाँ भी तो किसी की जरूरत है। और यकीन मानिए कि आईसीसीआर की तरफ से तनख्वाह लेके हम गवर्नमेंट का काम करते थे, या हम गवर्नमेंट से तनख्वाह नहीं ले रहे हैं, लेकिन हम काम भारत का ही कर रहे हैं। भारत की कला का प्रचार प्रसारण पूरे दिलो दिमाग से, खुले दिल से कर रहे हैं। और इस तरीके से मेरा यहाँ पर आना हुआ और यहाँ पर बसा हुआ। गुरुजी, आप स्वयं जयपुर की एक समृद्ध परंपरा के नर्तक और गुरु हैं। एक घराना है लखनऊ, तो जयपुर और लखनऊ की समृद्ध परंपरा के साथ में दृश्य में है बनारस और रायगढ़ घराना। घरानों के विषय में आपका क्या विचार है? देखिए, घरानों के बारे में जो आप पूछ रहे हैं, आज के समय में और युगों पहले समय में बहुत अंतर था। युगों पहले एक परंपरा ये होती थी कि जिसका जो काम है उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी वही काम आगे करते रहते थे। जैसे अगर कोई सुनार का काम कर रहा है तो उसका बेटा सुनार ही बनेगा, उसको आगे सोचने की जरूरत नहीं। ऐसे ही कोई मिठाई बनाने का काम कर रहा है तो उसका बेटा मिठाई बनाएगा, उसको सोचना नहीं है। आज के ज़माने में सोचना पड़ता है कि कौन सी लाइन में इंजीनियर बनेगा तो ज़्यादा कमाएगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेगा तो ज़्यादा उसकी तरक्की होगी, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन जिन्होंने अपनी ज़िंदगी लगा दी सदियों से एक ही कला को आगे बढ़ाने में,
तो वो घराने स्थापित होते हैं। और घरानों का स्थापना भी ये नहीं कि आपने 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी कर ली और आप घराना कहने लग जाएंगे, ऐसा नहीं होता था। जैसा कि हमने अपने बुजुर्गों से सुना है, बड़े बड़े विद्वानों से सुना है कि जब एक ही काम को 7 पीढ़ी तक कंटिन्यूसली किया जा रहा है तब वो एक घराना बनता है। तो उसमें अगर आप देखेंगे तो हमारे जयपुर घराने की 9वीं पीढ़ी है। हमारे सबसे पहले प्रवर्तक थे गोपाल भानु जी थे, जो गोपालपुरा गांव में पैदा हुए थे और उनने किसी ऋषि मुनि से नृत्य की शिक्षा ली थी। फिर परंपरागत आगे चलते फिर 9वीं पीढ़ी हमारी आ चुकी है इस काम को करते हुए। ऐसे ही लखनऊ घराने की भी 8वीं पीढ़ी काम करते करते आगे है। ऐसे ही ये जो बनारस घराना है उसकी 2 शाखाएं हैं, एक जानकी प्रसाद घराने की, एक सुखदेव महाराज के घराने की, तो उनकी परंपरा चलती है। लेकिन जहां तक आप पूछ रहे हैं कि रायगढ़ घराना तो कोई घराना है ही नहीं। इसमें जो कार्तिक राम जी, कल्याण राम जी, फिरतुर दास जी जो थे वो तो हमारे पिताजी के शागिर्द थे, हमारे ताऊ जी के शागिर्द थे, लखनऊ घराने के शागिर्द थे। तो उन्होंने उनसे सीख के जो कुछ किया तो उसको वो अलग से घराना कैसे कह सकते हैं। माना कि राजा चक्रधर सिंह जी ने बहुत अच्छा काम किया, कलाकारों को प्रोत्साहन दिया, उनको अपने पास रखा और उन्होंने खुद कई नई रचनाएं बनाई, इन सब कलाकारों के बीच में रहकर किताबें भी लिखी। वो उसका आप एक क्रेडिट दे सकते हैं किसी हद तक, लेकिन घराने का तो मैं तो बिल्कुल नहीं मान सकता कि ये घराना है। घराना कहाँ से होगा, कितनी पीढ़ी? अगर आप देखेंगे, आप इंटरनेट पे देखिए, गूगल में चेक करिए, आपको घराने की पीढ़ियां, आपको फैमिली ट्री अगर आप टाइप करेंगे तो आपको फैमिली ट्री सामने देखने को मिलेगी। आपको जयपुर घराने की फैमिली ट्री लिख दीजिए तो जयपुर घराने की मिल जाएगी, लखनऊ घराने की फैमिली ट्री लिखेंगे, लखनऊ बनारस घराने की लिखेंगे तो उसकी भी मिल जाएगी। लेकिन आप रायगढ़ घराने की फैमिली ट्री मैंने तो नहीं देखी। तो इस तरीके से मैं उनके खिलाफ बिल्कुल नहीं हूं, लेकिन आप ऐसे ही घराना कहना शुरू कर देंगे, ऐसे अगर करने लगेंगे तो हर शहर में एक घराना बनेगा, हर शहर का एक घराना बन जाएगा, फिर उसकी कोई पूछ नहीं होगी। तो घरानों के बारे में अगर आप चाहते हैं तो मैं जब अगला आपका प्रश्न का उत्तर दूंगा तो मैं पुस्तक में लाके आपको फैमिली ट्री बाकायदा उसमें दिखा दूंगा कि देखिए ये फैमिली ट्री इस तरीके से चली आ रही, ये फैमिली ट्री इस तरीके से, तो ये फैमिली ट्री इस तरीके से। तो जिन्होंने सदियों से एक कला की साधनाएं करके आगे बढ़ के घराने बनाए हैं, ये श्रेय उनको जाता है। चलते फिरते आप एक घराने की स्थापना मान लेंगे, मैं तो नहीं मानता हूं इसको। विद ड्यू रिस्पेक्ट, आई कैन नॉट एक्सेप्ट रायगढ़ घराना। गुरुजी, जैसे जो जयपुर घराना है कथक का, वो एक बहुत बड़ी कम्युनिटी का घराना है, बहुत बड़ी एक जात का, बहुत बड़े वर्ग का घराना है। और उसमें गुरुजी नारायण प्रसाद जी के अलावा सुंदर प्रसाद जी, देवीलाल, दुर्गालाल जी, पंडित कुंदन लाल गंगानी, ऐसे बहुत बड़े जो नाम है, ये बहुत बड़े विद्वान इस परंपरा के गुरु और नर्तक हैं। तो इन सबकी अपनी एक अलग अलग ऐसी क्या विशेषता है इन गुरुओं की आपकी दृष्टि में, जो एक जयपुर की परंपरा में इनको एक विशिष्ट करती है? देखिए, आप जिनका जिक्र कर रहे हैं, एक तो पहले मैं यहाँ से शुरू करूंगा कि मेरे पिताजी ने एक बहुत बड़ी कम्युनिटी को सिखाया। कम्युनिटी में मतलब यही कोई राजस्थानी लोग नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के लोग उसमें सम्मिलित थे। मेरे पिताजी ने 700 शिष्याएं तैयार करी थी और इस तरीके से तैयार करी थी कि सबको रोजी रोटी भी मिलनी चाहिए और वो अपने पांव पे खड़े हो सकते हैं। और इसी परंपरा के अंदर आगे जाकर मेरे पिताजी के जो भांजे थे कुंदन भाई साहब, उन्होंने 500 लोगों को तैयार किया और अभी कहते हैं कि 500 घर रोटी खा रहे हैं उनके सबक से। ऐसे ही मेरे पिताजी के नाम से 700 लोगों के रोजी रोटी मिलती थी। तो इस तरीके से एक वृहद काम किया। अब जिनका आपने जिक्र किया, ये हमारे अपने ही लोग हैं। जैसे आपने देवीलाल दुर्गालाल का नाम लिया,
तो इनके पिताजी मेरे पिताजी के शागिर्द हैं, जो अजमेर में ओंकार नाथ जी थे, उनके बेटे हैं ये दोनों। और मेरे पिताजी से सीखने के लिए उन्होंने इनको दिल्ली भेजने का निश्चय किया था, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि जिस समय वो दिल्ली आ रहे थे उस समय तक मेरे पिताजी की कुछ तबीयत खराब हुई थी और उनका निधन हो गया था। तो फिर ये सुंदर ताऊ जी के साथ उन्होंने सीखा, उनसे सीखा। वो भी जयपुर घराने की परंपरा है। ऐसे ही राजेंद्र गंगानी ने जो सीखा वो कुंदन भाई से उससे सीखा, वो भी उनकी परंपरा है। जहां तक आप कहते हैं कि इनका नृत्य स्थापित हुआ, तो स्थापित हुआ इसमें कोई शक ही नहीं है। वो हर एक के अपने रियाज के ऊपर, अपनी प्रस्तुति के अंदर कुछ नयापन लाने के से ही होता है। जैसे मेरा खुद का भी उसी प्रकार से है कि मैं जो करता हूं तो मेरी अलग एक छवि है नृत्य की। दुर्गालाल करते थे, उनकी अलग छवि थी। राजेंद्र गंगानी करते, उनकी अलग छवि थी। देवीलाल जी नृत्य करते नहीं थे, कभी किया भी था, लेकिन ज्यादातर सिखाने में वो थे। तो इस तरीके से वो परंपरा आगे बढ़ी। बाकी दुर्गालाल जी का और मेरा तो बहुत बार नृत्य साथ में हुआ, बहुत बार कई नृत्य नाटिकाओं में मैं इनका सबसे सीनियर मोस्ट मैं होता था। मैं, मदन महाराज, दुर्गालाल, ओमी और इस किस्म से होते थे। हमने कृष्णा कुमार भाई साहब के साथ भी बहुत साल काम किया है नृत्य नाटिकाओं में, और उसमें कृष्णा कुमार भाई साहब के बाद मोस्ट सीनियर मैं ही माना जाता था। तो इस तरीके से अनुभव प्राप्त करते करते सबने अपनी एक अलग छवि बनाई, नृत्य का अंदाज बनाया, नृत्य की प्रस्तुति के अंदर किस किस्म से खूबसूरती आए कि लोगों के मन से वाह वाह निकल जाए। तो वो चीजें पैदा हुई हैं। वो चीजें पैदा होने से इन लोगों की एक छवि बनी, लेकिन वो छवि कोई जयपुर से अलग नहीं है। जयपुर की छवि के अंदर छवि है वो। ऐसे ही दुर्गालाल की छवि है, ऐसे ही राजेंद्र गंगानी की छवि है। तो ये प्रेरणा श्रीमाली को ले लीजिए, उर्मिला नागर को ले लीजिए, ये सारी भी तो नृत्यांगनाओं ने काफी नाम कमाया है। शशि सांकला ने जयपुर में नाम कमाया है, तो इनकी भी छवि बनी है। इस तरीके से ही ये लोग भी घराने को आगे लेकर चले हैं और इसी तरीके से चलते रहे। तो इस तरीके से हर एक कलाकार को आगे बढ़ने के लिए अथक प्रयास, अथक परिश्रम, अथक रियाज करना पड़ता है, और खुद की कुछ ऐसी योग्यताएं बनानी पड़ती हैं जिससे कि लोगों पर उनकी अलग से एक छाप दिखानी चाहिए कि ये दिखते हैं कि ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है। इस तरीके से ये लोग बहुत आगे बढ़े हैं और ये हमारे लिए गौरव की ही बात है। ये हमारे ही जयपुर घराने के अंश हैं, जयपुर घराने की शाखा हैं। गुरुजी, आपकी रचनाएं और जो भी कोरियोग्राफी और संरचनाएं उसके बारे में भी हम जरूर जानेंगे। उसके पहले आप अपने पिता और हमारे विद्वान नारायण प्रसाद जी की रचनाओं को हम आपकी जुबानी सुनना चाहते हैं। देखिए, जहां तक मेरे पिताजी की रचनाएं हैं वो तो अथाह सागर है। उन्होंने बहुत चीजें हमें सिखाई, बहुत चीजें औरों को सिखाई, और उनने खुद क्या क्या किया वो तो मतलब एक ख्वाब के तौर पर है। जैसे भाव के अंदर वो भाव बताते थे कि राधा देखती हैं कि कृष्ण जी नहीं आए हैं, तो इस आंख से कृष्ण जी के नहीं आने के विरह में आंसू बह रहा है, और दूसरी आंख से देख रहे हैं कि वो कृष्ण जी आ गए, तो वहां मुस्कुराहट है। ये दो भाव एक साथ बताना उनकी भाव क्षमता का एक चरम सीमा दर्शाता है। ऐसे भाव बताते थे। और उनके बारे में ये भी है कि वो जब किश्ती की नाव की गत करते थे तो पूरे दर्शकों को जो हॉल में बैठे होते थे या सभागार में जहां भी बैठे हैं उन सबको ये लगता था कि जैसे वो नौका विहार कर रहे हैं। इसी तरीके से उन्होंने सैकड़ों कवित्व की रचना करी है जो अलग अलग शिष्यों को सिखाई है। ऐसे ही मेरे को और तुलसी भैया को उन्होंने एक हमारे को वसीयत दी थी ताकि हम भाई भाई बाद में लड़े नहीं। तो उसमें उन्होंने जो वसीयत दी थी वो देखिए, ऐसी वसीयत कौन देगा। मैं तो उनको नमन करता हूं कि ऐसी वसीयत भगवान हर एक अपने बच्चों को देकर जाए। उन्होंने एक रजिस्टर बनाया जिसमें नाम लिखा चरण गिरधर चांद, और उसके अंदर सारी रचनाएं जो मुझे सिखानी थी, जो मुझे सीखनी थी, वो उसमें लिख दी और वो मेरे को वसीयत दे दी। और ऐसे ही दूसरे में तेज प्रकाश तुलसी लिख के
जो तुलसी भैया को सिखाना था उनको दे दी। हम भाइयों में कभी लड़ाई ही नहीं हुई इस वसीयत को लेकर, बल्कि एक दूसरे से कभी कभी आमने सामने करके इससे हमने सीख लिया, हमसे से उनने सीख लिया, वो सब चलता रहा। तो इस तरीके की तो वो हुई। तो मैं आज मैंने जो रचनाएं करी हैं वो तो नेक्स्ट प्रश्न के अंदर मैं आपको उत्तर दूंगा, लेकिन इसमें मैं आपको बताता हूं कि उनकी मैं आपको कम से कम 8-10 रचनाएं सुनाता हूं अलग अलग क्षेत्र की। जैसे कवित्व के अंदर उन्होंने छोटी से छोटी कवित्व बनाई, बड़ी से बड़ी कवित्व बनाई। उनकी सबसे खूबसूरत कवित्व जो सारे लोग नाचते हैं, माखन चोरी, उनकी बहुत प्रिय कवित्व थी। कृष्ण सखा मिल गए ग्वालन घर, हिरत फिरत घर देख ली, तब ग्वाल के कांधे चढ़ माखन उतार ली, और खाई दध की मटकी झटकी पटकी, और दूध को पी बखेर दियो, पकड़ लियो राधा ने जब तब ग्वाल बाल सब भाग गए, दध खाए गए, देखो नारायण ताल बजाए कि नाचन लाए, किट थे तथे तथे किट थे तथे तथे किट थे तथे तथे। ऐसे अच्छा, पहले एक जोड़ा बनाने का चलन भी होता था कि उन्होंने जिस प्रकार से ये माखन चोरी बनाई, बिल्कुल इसके पैरेलल उन्होंने एक नटवर राधा बनाया था। नटवर राधा नृत्य करत पग घुंघरू बांध छुम छनन ननन हाव भाव लय ताल दिखा, नारायण के मन हूँ बस गए, किट थे तथे तथे किट थे तथे तथे किट थे तथे तथे। ऐसे ही उन्होंने कालिया दमन का पहले एक छोटा रूप बनाया। पम पम पग धरी फम फम फन पर बिम बिम बिनति करत नवला, भवर घोर कालिंदर गरजत, देव विवान पुष्प नर मीन मनोहर छवि अति निर्गत, देव विवान पुष्प नव बरसत कृष्ण करत किट थे किट थे। ये तो था। फिर उन्होंने इतना बड़ा एक कालिया दमन के ऊपर बना दिया। गेंद खेलत हिरत फिर तद करत छल बल कार, दय में कूद गए मार गोता, नाग जी के पास जब तब पहुंच गए, नागनियों से कहने लागे उठाओ नाग देव, नागनी चमक उठी तुम बाल गोपाल लाला, हमको आत है तरस। हस्त हस्त कृष्ण बोले नागनाथन आयु में, नाग जी जब उठ के देखे क्रोध से मारी फुकार, सन्नन फुकार की जब गूंज ध्वनि छा गई, कृष्ण जी जब नील वर्णन भय लगे, तो युद्ध करने झटक झट झट पटक पटपट, नाग जी को नाथ कर ले आई यमुना धार, फन ननन प्रचंड त्रम तत्ते निर्दत्त कर्ण लागे सांवरे गोपाल ला, थर नागनी है कांप उठी, चरण नंदन पर प्रभु के विनती कर कहने लगे, अब जानो तुम कृष्ण अवतार प्रभु जी, हमको देव सुहाग लाला नंद बा। नागनियों की टेर सुनकर नाग जी को दे दियो, बॉम्बे ब्रिज में धूम मच गई, कृष्ण जय जयकार मच गई, नंद बाबा मगन भाई जब माई शोधा करत आरती, मोतियन के थाल देत नारायण को, गुण प्रभु के गाय गाय के नाच नाच, मगन भय भय मगन भय भय मगन भय भय नारायण जब मगन भय भय मगन भय भय मगन नारायण जब मगन भय भय मगन भय भय मगन भय भय नारायण जब तक। अच्छा, एक और बात मैं बताऊंगा आपको। उनकी रचनाओं को कई लोग अपनी रचना बता बता के सिखाने लग गए थे। फिर पिताजी को ये पहले थोड़ा दुख हुआ, फिर उनको हंसी भी आई कि भाई चलो कोई भी मेरी चीज को अपनी बता के भी कर रहा है, लेकिन कमा खा रहा है, तो चलो। वो बहुत विशाल हृदय थे। लेकिन बाद में उन्होंने अपना नाम डालना शुरू कर दिया कवित्व वगैरह में, परणों में, सब में। और नाम डालना भी इस तरीके से नाम डालना कि वो उसमें सरलता से आपको लगे कि कैसे स्वाभाविक रूप से डाल दिया है, उसमें ना लय बिगड़े ना ये बिगड़े। ऐसे ही उन्होंने परन बनाई। परन के अंदर परन की परिभाषा, डेफिनेशन को आप परन के अंदर देखेंगे। धा धिन्ना ना धिन धिन्ना ना धिन धिन्ना धिन धिन्ना धा धिन्ना ना धिन धिन्ना ना धिन धिन्ना भेद नारायण बनावत धित्तगन ताधा कद्दा तगदा त्रिकृत दड़न किट तका किट तक धिकट दान तान ता किट धान दान दा किट तका किट तक धिकट दान दा तान ता किट धान दान दा किट तका किट तक धिकट दान दा तान ता किट धान दान दा। अब देखिए परन के अंदर परन भेद नारायण बनावत धित्तगन ताधा कद्धा तगधा त्रिकृत धड़न किट तका। इस प्रकार से परन का निर्माण होता था।
अच्छा, जब एक और रोचक बात बताता हूँ, जब मेरे पिताजी ने मेरे को रियाज तो ऐसा करा दिया था कि जब उन्होंने ये मेरे को सिखाया पूरे अंग के साथ, तो उन्हीं का आशीर्वाद था कि मैंने आराम से कर लिया। तो गुरु तो गुरु ही होते हैं। उन्होंने इसमें एक ऐसा धड़न्न लगा दिया और 3 बार इसको चक्करदार बना दिया, जिसकी वजह से मैं उसको प्राण लेवापरण भी कहते था और जान लेवापरण भी कहते थे हम। उसमें धड़न्न लगा के देखिए, मैं एक ही बार बोलूंगा लेकिन वो 3 बार करने के अंदर आदमी की काया जो काया है वो कहां हो जाती है। नारायण बनावत तगन्न ताधा कद्धा तगधा धड़न किट तका किट तक धा तान ता किट धा अंधा अंधा धड़न किट तका किट तक धा अंधा तान ता किट धा अंधा अंधा धड़न किट तका किट तक धा अंधा तान ता किट धा अंधा अंधा ऐसे चक्करदार परण बनाती। प्रमुलु अंग इतना खूबसूरत, 2 प्रमुलु अंग सुनाऊंगा आपको। एक में थर्री भी निकलेगी पांव से, ये जो अंगूठे से थर्री निकलती है, इसका पूरा एक कंपोजिशन बना दिया। जो लोग खड़े होकर घुंघरू से थर थर थर, मैं भी करता था थर थर थर, लेकिन थर्री का तोड़ा बना दिया पूरा। और तोड़ा नहीं, प्रमुलु अंग का बना दिया, जिसके अंदर की नृत्य की सारी खूबसूरतियां समाहित हैं। उसमें कवित्व भी आ जाएगा, प्रमुलु भी आ जाएगा। झे झनिक टक कोको थरी नग झिन कोको धलांग थर्री कोको थर्री कोको झनिक थर्री तक नग थर्री झनिक कोको थर नग थर टेगन टेगन झनक झनक बाजे घुंघरू राधा मोहलेत नागर नटवर को झलक देख राधा कृष्ण के नारायण के मनु नरे धलांग नरे धलांग नरे धलांग झे झनिक टक को चक्करदार। एक दूसरा देखिए, प्रमुलु इतना खूबसूरत बनाया है कि खाली बोल सुन के याद आनंद आ जाता है। धा तकदन ना धिंदन ना धिंदन ना धिंदन ना धा तकदन ना धिंदन ना धिंदन तिरिकिट तक ता कुंता ता दिक दिक थुन थुन ना घे तिरिकिट धिन धिन धा धा तंगिट तक तक थुन थुन किण तक को तक जय 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 कुंदर को तक न झन झन ना रायन ना छपरन भेद बना पद विद से तक तरी को तक दलांग तक धोमकिट ददिगन 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 ताधा ददिगन ददिगन ताधा ददिगन 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 ताधा तिरिकिट तक ताकुंता तादिक दिक थुन थुन ना घे तिरिकिट धिन धिन धा धा तंगिट तक थुन थुन किण तक को तक जय जय जय। ये भी चक्करदार है। इस प्रकार के बना दिए। कवित्व के अंदर ऐसी सुंदर रचनाएं, गोवर्धन लीला, संग में लिए ग्वाल बाल नट नागर नंद लाल सखियां सब उमग भरी गोवर्धन जात नटवर की पूजा करत तादिक तादिक तोदिक तोदिक ग्राम तदतई राम आनंदे मनावत है इंद्र देख क्रोध करत सनन पुरवाई चलत धड़ धड़ बादल गरजत तड़ तड़ बिजली चमकत बरसत मूसला सखियां सब बही जात कृष्ण चंद्र गोवर्धन नटवर को उठाए ब्रज को बचाए लेत देव ऋषि आकाश सूरज वर्षा नारायण गाय नाच कृष्ण को रिझावत है। मेरे ख्याल मैं अपनी कंपोजिशन बाद में सुनाऊंगा नेक्स्ट प्रश्न में, क्योंकि उनकी की जो रचनाएं हैं उसके साथ मैं कभी भी मेरी रचनाएं नहीं सुना सकता, कंपेयर नहीं कर सकता, लेकिन वो मैं आपके अगले प्रश्न में सुनाऊंगा। उनकी और भी रचनाएं हैं, सुना सकता हूं, लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि समय सीमा भी होनी चाहिए। तो मैं इतना ही उनका सबक सुना रहा हूं आपको। आज के इस साक्षात्कार में एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक पहलू आएगा। गुरु एक अपने शिष्य के साथ में भी उपस्थित है। उनकी बहुत काबिल शिष्या उनके साथ में है, रमणी कश्यप जी। चंडीगढ़ की निवासी हैं। प्रारंभिक शिक्षा जो शिक्षा है उनकी वो
सुप्रसिद्ध नृत्यांगना शोभा कोसर जी से हुई और अपने विवाह के बाद वे सिंगापुर में बस गई और लगभग 25 वर्षों से, जब से चरण गिरधर चांद जी वहाँ पे उपस्थित हैं, उनके साथ, उनके सानिध्य में वो शिक्षा भी ले रही हैं। उनके नृत्य नाटिकाएं हों या अन्य उससे संबंधित जो काम है वो उसमें उनका सहयोग भी करती हैं। तो वो भी उनके साथ उपस्थित हैं और मैं उनका भी स्वागत करती हूँ। और अब हम गुरु और शिष्य की जुबानी आगे सुनते हैं, संरचनाओं के रूप में, उनकी और शिष्य परंपराओं के रूप में। आपका भी स्वागत है। और सभी दर्शक गणों का मैं हमारे डांस कक्ष में स्वागत करते हैं। यहाँ पर ही हम नृत्य की चीजें बनाते हैं, सिखाते हैं, नृत्य के कुछ आगे की प्लानिंग करते हैं, सब यहाँ पर करते हैं। तो हमने सोचा यहाँ हम आपका स्वागत करते हैं। एक छोटी सी परम का अंदाज देखिएगा। धिट धिट कृधान धिट धिट कृधान धा धिन ता धट धट ता धा ता धना न धना न तिट धना न धना न तिट धिट धिट कृधान धिट धिट कृधान धा धिन ता धट धट तिन धट धट तिन धना न धना न तिट धना न धना न तिट ता 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 तिन ता 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 धना तिन धना न धना न तिट ता 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 तिन ता 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 धना धना तिट धना न धना न तिट ता 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 तिन ता ता। गुरुओं के आशीर्वाद से सैकड़ों चीजें बनाई हैं, तोड़े टुकड़े, परन, आमद, ठुमरी, कवित, सब कुछ बनाया है और नृत्य नाटिकाएं बनाई हैं, बहुत कुछ बनाया है। लेकिन आज मैं थोड़ा सा एक वानगी ही समझ लीजिए कि उनकी दिखाऊंगा। एक दो मुखी आमद देखिएगा। का फरमाइशी परन बनाया है। जैसे पहले में एक धा, दूसरे में दो धा, तीसरे में तीन धा, इस प्रकार का जैसे होता है। घिन्न घिन्न धोम किटता धोम किटता धोम किटता कत्तिट घिकिट धोम किट कथतिट कतटा कत धा ता धा कत धा कत धा ता धा कत धा कत धा ता धा त्राम घिन्न धोम किटता धोम किटता धोम किटता कत्तिट घिकिट धोम किट कथतिट कत्तिट घिकिट धोम किट कत धा कत धा ता धा कत धा कत धा ता धा कत धा कत धा ता धा त्राम त्राम घिन्न धोम किटता धोम किटता धोम किटता कत्तिट घिकिट धोम किट कथतिट कत्तिट घिकिट धोम किट कथतिट कत्तिट धोम किट कत धा कत धा ता धा कत धा कत धा ता धा कत धा कत धा। आपने बहुत सुंदर चीजें सुनाई और इनके साथ साथ सारी पुरानी यादें भी ताजा हो गई। शुक्रिया शुक्रिया। जो पहले प्रोग्राम्स किए नृत्यालय एस्थेटिक सोसाइटी के साथ, भास्कर दास अकेडमी, और फिर बाद में आपने अपना इंस्टीट्यूट खोला, उसके अंडर भी डिफरेंट प्रोग्राम्स किए, जैसे पायल की झनकार, घुंघरू बाजे, नूपुर बाजे, एंड 16 श्रृंगार, अर्पण, एंड फिर अभी तराना तरंग। तो ये सब प्रोग्राम्स हमको जब किए तो बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। साथ साथ में प्रोग्राम्स को कैसे बनाना चाहिए, कैसे उसका म्यूजिक बनता है, कैसे उसका कॉन्सेप्ट बनता है। कॉन्सेप्ट वगैरह उसमें तो आप भी हमारे साथ बैठी हैं और सुझाव भी दिया है, म्यूजिक में भी आपने सुझाव दिया है।
कि गुरुजी अगर इसको थोड़ा और बदलो तो और बदलो, और उसमें बदलने में अच्छा निखार भी आया। हमें भी तो मार्गदर्शन चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो उसका रिएक्शन कैसा हो रहा है या उसमें और कोई बढ़ोतरी हो सकती है, तो वो हम लोग शिष्यों से भी सीख लेते हैं कई चीजें, उनको बताते नहीं है मगर ये समझ भी आप ही से आई है, और जो सीखा है आपके साथ करते करते उसको कभी कभी सोच लेते हैं। बाकी मैं आपकी सिंगापुर की तरफ से, सारे शिष्यों की तरफ से, सब की तरफ से आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप इंडिया से भारत में इतना काम करते करते इतने ऊंचे स्तर पे और फिर यहाँ पे सिंगापुर में आ गए, और यहाँ पे हमें आपके आने से बहुत मौका मिला नई चीजें सीखने का, करने का, जो कि सिंगापुर में लोगों को कथक के बारे में इतना मालूम नहीं था। इट्स एन ऑनर फॉर अस, और हमारी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रही। मैं ये भी समझती हूँ कि अगर आप इंडिया में होते तो जैसे आपके इतने बड़े बड़े प्रोग्राम्स, कॉन्फ्रेंसेस, फेस्टिवल्स और सब चल रहा था, इतने अवार्ड मिल रहे थे, वो इसी तरीके से कंटिन्यू होते और भी सारे बहुत सारे अवार्ड आपके साथ होते। तो लेकिन हमारी सिंगापुर के स्टूडेंट्स की किस्मत में लिखा था कि आप यहाँ आए और हमारे को भी शिक्षक मिले। जहाँ तक अवार्ड की बात है, मैंने जिन जिन शिष्य शिष्याओं को सिखाया है वो जो आगे बढ़कर काम कर रहे हैं, आगे बढ़कर प्रदर्शन करते हैं, सिखाते हैं, वही सबसे बड़ा अवार्ड है हमको। और मेरे जो शिष्य शिष्याएं हैं उसमें सबसे प्रमुख आप हैं, और आपने न केवल सीखा बल्कि आपने कई कोरियोग्राफी करी है, इंडिपेंडेंटली कई जगह कोरियोग्राफी करी है, सेट डिजाइनिंग किया, आपने प्रॉप्स बनाए हैं, और मैगजीन्स के अंदर भी आपका हमेशा सहयोग रहा है कि किस प्रकार से हम अच्छे सुंदर से, और आपकी हमेशा चाहत रही है कि हर पार्टिसिपेट का उसमें फोटो आना चाहिए। तो एक इंसेंटिव है। इसी तरीके से मैंने सैकड़ों शिष्य शिष्याएं तैयार किए हैं, हजारों किए हैं बल्कि, क्योंकि जब मैं 12 साल का था तब से मैंने सिखाना शुरू किया है। तो मैं 60 साल से लगातार सिखा रहा हूँ। तो मैंने हजारों शिष्य शिष्याएं देश विदेश में तैयार किए। उनमें से मैं कुछ का नाम लूंगा, जैसे आप रमनी कश्यप जी हैं, अदिति है, योशिता है, परिजोत है, भावना है, समरीना है यहाँ पर। ऐसे अमेरिका में है नादिरा है, रेखा श्रीनिवासन है, कनाडा में लुसिंडा है, सुब्रायन है, आंद्रे सुब्रायन भी है, न्यूयॉर्क में माला खान है, रानी लोटस है, मॉरिशस में अमृता है, रेखा धीरपाल है, और मॉरिशस और पेरिस में जिन्होंने मेरे काम को आगे बढ़ाया उसमें अन्ना पत्तिन और संदीप भीम जी है। संदीप भीम जी बेचारे रहे नहीं, थोड़े समय पहले वो चले गए, जिसका कि मेरे को मन से बहुत दुख है। इसी प्रकार से भारत में सैकड़ों शिष्य शिष्याएं तैयार किए हैं, कई इंस्टीट्यूशन में मैंने काम किया है। उनका तो मैं इसलिए जिक्र नहीं करूंगा कि एक का जिक्र करो तो दूसरे कभी इंडिया जाने में कहें गुरुजी आपने हमें तो शिष्य में शामिल नहीं किया, इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ। और मैं आपको एक और बात बताऊं कि आपको मालूम भी है कि मैंने यहाँ इंडियंस को ही नहीं सिखाया। नानयांग एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में चाइना से जो स्कॉलरशिप लेके लड़के लड़कियां आते थे यहाँ डिप्लोमा कोर्स करने के लिए, उनको भी मैंने बहुत सिखाया। मुझे याद है। और फिर नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर है, वहाँ पे सिखाया है, नाफा में सिखाया है। तो इसी प्रकार से बस ये हमारी सेवा थी जिसको हम सेवा करते आए हैं। और चित्रा जी ने हमारा ये जो साक्षात्कार रखा है उसके लिए हम चित्रा जी को नमस्कार करते हैं श्रोतागणों सहित, और आभार व्यक्त करते हैं और अभिनंदन करते हैं। नमस्कार। गुरुजी, हमने और हमारे दर्शकों ने यहीं से ही बैठकर आपके अभ्यास कक्ष को भी देखा और आपकी संरचनाओं को भी सुना। आपने हम लोगों के लिए ये वक्त निकाला और बहुत दुर्लभ और महत्वपूर्ण जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार।